क्या आपने कभी उस शहर के बारे में सुना है जहां तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे चला जाता है, या जहां महिलाएं यहां पुरुषों से 10 साल अधिक जीती हैं? रूस में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जो इतना विशाल और रहस्यमय है कि ये दुनिया के कुछ सबसे अजीब और आश्चर्यजनक चमत्कारों का घर है। पृथ्वी के सबसे ठंडे बसे हुए स्थान से लेकर सदियों पुरानी दारीकर तक, हम उन सबसे अजीब चीजों में गहराई से उतर रहे हैं जो केवल रूस ही पेश कर सकता है। बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा के अंत तक आप रूस को एक ऐसे तरीके से देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। इसे मिस मत कीजिए, जो आने वाला है वह सच में आपको हैरान कर देगा। ओम्याकुन पृथ्वी के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक, साइबेरिया, रूस में स्थित है। तापमान 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। यहाँ की सर्दियाँ 9 महीने तक चलती है और यहाँ लगभग 500 लोग लगातार अनुकूलन पर निर्भर रहते हैं। गाड़ियों को दिन रात चलाना पड़ता है ताकि वे जम न जाएं, और निवासी ठंडे मौसम को सहन करने के लिए मोटे फर के कपड़े पहनते हैं। याकुत लोग, जो यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं, उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों जैसे कि रेनडियर और मछली पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें अक्सर कच्चा या जमी हुई अवस्था में खाया जाता है, और वे प्राकृतिक ठंड का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए करते हैं। कठोरता के बावजूद समुदाय एकता पर निर्भर करता है, संसाधनों और परंपराओं को साझा करता है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ओम्याकुन रूस में एकमात्र रिकॉर्ड तोड़ने वाला आश्चर्य नहीं है? रूस में और भी अद्भुत रिकॉर्ड है। चलिए कुछ और गहराई में चलते हैं ठंड से भी। बाइकल झील, जो साइबेरिया में स्थित है, एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो किसी अन्य झील से भिन्न है। यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 5388 फीट से अधिक है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्रैक के 1/5 अंश के जमे हुए ताजे पानी का घर है, जो मानवता को दशकों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इसकी क्रिस्टल जैसी साफ पानी गर्मियों में 130 फीट तक की दृश्यता की अनुमति देती है, जबकि सर्दियां झील को बर्फ के अद्भुत विस्तार में बदल देती है, जो जमी हुई बिजली की तरह दिखने वाले जटिल प्राकृतिक दरारों से चिह्नित होती है। बाइकल में 1000 से अधिक अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें बाइकल सील, जो दुनिया की एकमात्र ताजे पानी की सील है, और ओमुल मछली शामिल है, जिसे स्थानीय लोग इसके स्वाद के लिए अत्यधिक महत्व देते हैं। क्या आप यात्रा की योजना बना रहे हैं? सुनिश्चित करें कि आप उचित अनुमति प्राप्त करें, गाइड किराए पर लें, और स्थानीय नियमों का सम्मान करें ताकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके। आपका क्या कहना है? क्या आप बाइकल को करीब से देखने के लिए साइबेरिया जाने की हिम्मत करेंगे? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। रूसी महिलाएं पुरुषों से आश्चर्यजनक रूप से 10 साल अधिक क्यों जीती हैं? महिलाओं की औसत आयु 74 और पुरुषों की केवल 66 है। ये लिंग अंतर दुनिया में सबसे बड़े में से एक है, लेकिन इसके पीछे के कारण उतने ही चौंकाने वाले हैं जितने कि वे प्रकट करते हैं। एक प्रमुख कारण शराब है। रूसी पुरुष महिलाएं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक शराब का सेवन करते हैं। औसतन प्रतिवर्ष 18 लीटर शराब की तुलना में महिलाओं के लिए केवल 6 लीटर। यह अत्यधिक शराब पीने से हृदय रोग, सड़क दुर्घटनाएं और जल्दी मौत का खतरा बढ़ता है। एक 2024 की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि नियमित रूप से वोडका का सेवन करने से 55 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु का खतरा चौंकाने वाले 35% तक बढ़ जाता है। ये प्रभाव समाज में फैलते हैं, जिससे देश भर में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 11 मिलियन अधिक हो जाती है। लेकिन रुको, ये रूस को फिर से आकार देने वाली एकमात्र सांस्कृतिक विशेषता नहीं है। अगला, हम देश की सबसे दिलचस्प परंपराओं में से एक का अन्वेषण करेंगे। क्या आप उस जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं जिसे शरीर के लिए स्वर्ग कहा जाता है? कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में कदम रखते हैं जो भाप से भरा है। गर्मी आपके चारों ओर एक गर्म आलिंगन की तरह लिपटी हुई है। कुछ तीव्र क्षणों के बाद आप ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं या ताज़ा बर्फ में लौट जाते हैं। यह है बान्या, रूस की प्रिय सौना परंपरा,
जो शरीर और आत्मा के लिए एक ताजगी है। बानिया के बारे में जाना जाता है कि ये परिसंचरण को बढ़ाती है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। लेकिन इसकी असली मीरिक उस सामुदायिक भावना में है जो ये बढ़ावा देती है। दोस्त और परिवार यहाँ इकट्ठा होते हैं, आराम करते हैं, भोजन साझा करते हैं और गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। जैसे जैसे बाधाएं मिटती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं, विशिष्ट अनुष्ठान अनुभव को बढ़ाते हैं। ऊन की टोपी सिर को गर्मी से बचाने के लिए होती है, जबकि वेनिक्स, बर्च या ओक की पत्तियों के गुच्छे ऊर्जा देने वाली मालिश के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो त्वचा और मांसपेशियों को सजीव बनाते हैं। इसके बाद विश्राम के क्षण अक्सर चर्चाओं का प्रतिबिंब होते हैं, जो भाप डिसिपेट होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है। और अगर आपको ये दिलचस्प लगता है, तो बस इंतज़ार करें जब हम एक अजीब कानून के बारे में बात करेंगे, जो रूसी इतिहास में एक विशेष शरीर के अंग के बारे में है, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लेकिन खुलासा करने से पहले, अगर आप मेरी किसी भी तरह मदद कर सकते हैं, तो बस 10 सेकंड का समय लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। ये चैनल के लिए बहुत मदद करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करूंगा। क्या हम इस पर सहमत हैं? क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के रूस में केवल दाढ़ी बढ़ाना आपको महंगा पड़ सकता था? अपने शासन के दौरान पीटर द ग्रेट ने रूस को आधुनिक बनाने के अपने महत्वाकांक्षी प्रयास के हिस्से के रूप में दाढ़ी कर पेश किया। यूरोप में अपनी यात्राओं से प्रेरित होकर पीटर का मानना था कि बिना दाढ़ी वाले चेहरे प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक है, जबकि दाढ़ियां पुरानी रूसी परंपराओं और ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़ी हुई थीं। यह कर सभी पुरुषों पर लागू होता था, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। नवाबों और व्यापारियों ने उच्च दरों का भुगतान किया, जबकि किसानों को छोटे शुल्क का सामना करना पड़ा। जिन्होंने कर का भुगतान किया, उन्हें एक विशेष टोकन मिला, एक छोटा सिक्के जैसा पदक प्रमाण के रूप में। यदि किसी निरीक्षक ने किसी को बिना टोकन के दाढ़ी के साथ पकड़ा, तो उन्हें भारी जुर्माना या इससे भी बुरा सामना करना पड़ता। इस नीति ने ऑर्थोडॉक्स चर्च से प्रतिरोध को जन्म दिया, जिसने दाढ़ियों को पवित्रता का प्रतीक माना, लेकिन पीटर ने हार नहीं मानी। उनके लिए ये कानून केवल दिखावे के बारे में नहीं था, ये रूस को सांस्कृतिक सुधार के एक नए युग में ले जाने के बारे में था। आपका क्या कहना है? क्या आप अपनी दाढ़ी बनाए रखने के लिए भुगतान करेंगे? कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हाँ या नहीं में टिप्पणी करें ताकि हमें पता चल सके। और अगर आपको लगता है कि यह अजीब है, तो बस इंतजार करें। हम एक ऐसे प्रतीक की ओर बढ़ रहे हैं जिसने पूरे रूसी साम्राज्य को आकार दिया है। बने रहिए रहस्यों को जानने के लिए। मॉस्को के दिल में खड़ा क्रेमलिन केवल एक किला नहीं है, यह रूस के इतिहास, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक है। सबसे बड़े मध्यकालीन किलों में से एक, इसकी विशाल दीवारें और भव्य महल साम्राज्यों के उत्थान और पतन के गवाह रहे हैं, सारों से लेकर सोवियत संघ तक। क्रेमलिन की वास्तुकला रूसी और पुनर्जागरण शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। इसकी सुनहरी गुंबद वाली कैथेड्रल धूप में चमकती है, जबकि अस्मे की कैथेड्रल जैसी स्थलों की कहानियां शाही ताज पहनाने और सदियों पुरानी परंपराओं की कहानियां सुनाती है। निकटवर्ती विशाल त्सार बेल, जो दुनिया की सबसे बड़ी है, रूस की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हालांकि इसे कभी नहीं बजाया गया क्योंकि इसे ढलाई के दौरान नुकसान हुआ, लेकिन इसका आकार ही आश्चर्य पैदा करता है। क्रेमलिन के आर्मरी चैम्बर में रूस के अतीत के खजाने जीवंत हो उठते हैं। शाही ताज, फाबर्स अंडे और प्राचीन कवच देश के समृद्ध इतिहास की झलक प्रदान करते हैं। क्रेमलिन एक भव्यता की कहानी बताता है, लेकिन कौन सी जीवंत उत्सव ठंडी रूसी सर्दी को गर्मी और संगीत के साथ जीवंत कर सकती है? आप इस अगली परंपरा को मिस नहीं करना चाहेंगे। कल्पना कीजिए एक त्योहार जहां सर्दी की ठंड गर्मी, संगीत और पैनकेक के साथ मिल जाती है। स्वागत है मास्लेनित्सा, रूस का जीवंत एक सप्ताह का उत्सव जो वसंत के आगमन का जश्न मनाता है। प्राचीन पगान परंपराओं और ईसाई रीति रिवाजों को मिलाकर यह अनूठा कार्यक्रम स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को आकर्षित करता है। इसके दिल में है ब्लीनी, सुनहरे पैनकेक जो सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है, जिन्हें कैवियार, खट्टा क्रीम, शहद
या जैम जैसे टॉपिंग के साथ परोसा जाता है, लेकिन मास्लेनित्सा केवल भोजन से कहीं अधिक है। कल्पना कीजिए घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की सवारी, जीवंत मेले, बर्फ के गोले फेंकने की लड़ाइयाँ और रंगीन परिधान। प्रतिभागी पारंपरिक नृत्य के लिए इकट्ठा होते हैं, जो मौसम के चक्रीय लय का जश्न मनाते हैं। एक मुख्य आकर्षण है मास्लेनित्सा की पुतला जलाना, एक तिनके का पुतला जो सर्दी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे आग भड़कती है, समुदाय की नवीनीकरण और गर्मी की आशा भी बढ़ती है। स्कीइंग, स्नोमोबाइलिंग और ऊर्जावान प्रदर्शनों के साथ ये आग का अनुष्ठान एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। सदियों पुरानी परंपराओं में समृद्ध मास्लेनित्सा समुदाय पुनर्मिलन और प्रकृति के साथ एक गहरा बंधन बनाता है। आज यह रूसी संस्कृति की एक जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटकों को अपने जीवंत उत्सवों की ओर आकर्षित करता है। और परंपराओं की बात करते हुए अगला हम एक ऐसे संग्रहालय का अन्वेषण करेंगे जहां इतिहास केवल संरक्षित नहीं है, बल्कि इसे कुछ सबसे अजीब रखवाले भी सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें आप कभी मिलेंगे। बने रहिए। सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिष्ठित हर्मिटेज संग्रहालय में खजाने केवल कला संग्रह तक सीमित नहीं है। यहाँ 70 से अधिक बिल्लियाँ इसके हॉल और बेसमेंट में घूमती हैं। मूल रूप से सदियों पहले अमूल्य कलाकृतियों को चूहों से बचाने के लिए पेश की गई। ये बिल्ली के रक्षक संग्रहालय के इतिहास और आकर्षण का एक प्रिय हिस्सा बन गई है। आज हर्मिटेज की बिल्लियाँ सांस्कृतिक प्रतीक है, जिनकी देखभाल समर्पित स्टाफ द्वारा की जाती है और उन्हें हर साल अपने विशेष दिन के साथ मनाया जाता है। आगंतुक अक्सर उन्हें आंगनों में आराम करते हुए या गैलरी में घुसते हुए देखते हैं, जो संग्रहालय की भव्यता में एक हास्यपूर्ण स्पर्श जोड़ते हैं। इन बिल्लियों ने किताबों, कलाकारियों और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि प्राप्त की है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि वे पूर्व संग्रहालय कर्मचारियों की आत्माओं का प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति व्यावहारिकता, इतिहास और स्नेह का एक मिश्रण दर्शाती है, जो सेंट पीटर्सबर्ग के कला और जानवरों के साथ अद्वितीय संबंध का प्रतीक है। क्या आपको यह रूसी परंपरा अद्वितीय लगती है? अगर हाँ, तो कृपया हमें टिप्पणी में एक नंबर छोड़ें। रूस की ऐतिहासिक गर्व की बात करते हुए, क्या आप सबसे अप्रत्याशित स्थान पर रूस की विरासत का एक और अनपेक्षित टुकड़ा ढूंढ सकते हैं? एक वेंडिंग मशीन के लिए तैयार रहें, जो केवल स्नैक्स नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ पेश करती है। रूस के किसी हवाई अड्डे या मॉल में चलते हुए एक वेंडिंग मशीन देखना, जो स्नैक्स या पेय के लिए नहीं बल्कि सैन्य थीम वाले स्मारकों के लिए है। ये अनूठी मशीनें प्रसिद्ध AK-47 के लघु मॉडल, कीचेन, टी-शर्ट और रूस की विरासत का जश्न मनाने वाले अन्य वस्त्र बेचती हैं। AK-47, जिसे 1957 में मिखाइल कलाशनिकोव द्वारा डिजाइन किया गया था, केवल एक हथियार नहीं है, यह लचीलापन और नवाचार का प्रतीक है। कुछ वेंडिंग मशीनों में इंटरएक्टिव स्क्रीन भी होती है, जो कलाशनिकोव के जीवन और विरासत की कहानियां साझा करती है। पर्यटक और संग्रहकर्ता इन मशीनों की ओर आकर्षित होते हैं, अक्सर तस्वीरें लेते हैं ताकि परंपरा और आधुनिक सुविधा का मिश्रण कैद कर सकें। लेकिन हर कोई उन्हें एक ही तरह से नहीं देखता। जबकि कुछ लोग रूस के इतिहास को मानते हैं, अन्य ऐसे वस्त्रों के वाणिज्यीकरण को अस्वस्थ मानते हैं। सैन्य स्मारकों से लेकर दिल को छू लेने वाली परंपराओं तक, क्या कुछ ऐसा है जो सबसे ठंडी सर्दियों का सामना कर सके? अगला खंड आपको आपकी सीमाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। क्या आप ठंडे पानी में कूदने की हिम्मत करेंगे? रूस में बर्फ में तैराकी, जिसे वालर्स तैराकी के रूप में जाना जाता है, एक साहसी परंपरा है जो शारीरिक सहनशक्ति को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ती है। ये बर्फीले डुबकी, जो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पानी में होती है, केवल रोमांच की खोज से परे है। ये रूसी जीवन का एक प्रिय हिस्सा है। कई लोग स्वास्थ्य लाभ जैसे बेहतर परिसंचरण, मजबूत प्रतिरक्षा और ताजगी भरी नवीनीकरण के लिए भाग लेते हैं। अक्सर बान्या के सत्र के साथ जोड़ा जाता है। यह एक अनूठा कल्याण अनुभव बनाता है। रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए एपिफनी के दौरान बर्फ में तैराकी गहन आध्यात्मिक महत्व रखती है, क्योंकि प्रतिभागी पवित्र त्रिमूर्ति का सम्मान करने के लिए बर्फ से बने छिद्रों में 3 बार डुबकी लगाते हैं।
फिर भी यह एक गतिविधि नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। बर्फीले पानी, यहाँ तक कि सबसे कठिन लोगों की परीक्षा लेते हैं। हाइपोथर्मिया और सदमा जैसी जोखिमों को लेकर उचित तैयारी, सुरक्षा उपाय और चिकित्सा परामर्श आवश्यक है। और जबकि रूस की सर्दियां हड्डियों में ठंडक पहुंचाती हैं, इसकी विशाल परिदृश्य कल्पना से परे फैली हुई है। अगला चलिए एक यात्रा पर निकलते हैं जो लगभग पूरे महाद्वीप को पार करेगी और इस विशाल देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ेगी। 9,000 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ, या लगभग 6,000 मील, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे है। यह एक सप्ताह की यात्रा 8 समय क्षेत्रों को पार करती है, रूस की ब्रेथटेकिंग सुंदरता को प्रदर्शित करती है, साइबेरिया के घने जंगलों से लेकर विशाल स्टीप्स और भव्य पर्वत श्रृंखलाओं तक। ये केवल एक रेलवे नहीं है, ये 20वीं सदी की शुरुआत से यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ता है, रूस के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों को एकजुट करता है। इसकी तालबद्ध ट्रेन की सवारी और लगातार बदलते परिदृश्य ने अनगिनत लेखकों, फिल्म निर्माताओं और साहसी लोगों को प्रेरित किया है। हर एक पड़ाव अपनी कहानी सुनाता है, हलचल भरे शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों और वन्य जीवन की बस्तियों तक। लेकिन हर चमत्कार के लिए एक अंधेरा पक्ष भी है। अब चलिए रूस के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक का दौरा करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस झील में क्या छिपा है। दक्षिणी उरल पर्वत में ओज़्योर्स्क के पास छिपी हुई इस झील को पृथ्वी के सबसे रेडियोधर्मी स्थानों में से एक के रूप में एक ठंडी प्रतिष्ठा प्राप्त है। झील कराचाई का प्रदूषण 1951 में शुरू हुआ, जब सोवियत युग के मायाक प्रोडक्शन कंसोर्टियम से रेडियोधर्मी कचरा इसके पानी में डाला गया। 1990 के दशक तक झील में 120 मिलियन क्यूरी रेडियोधर्मिता थी। रेडियोधर्मी सामग्री के फैलाव को कम करने के लिए झील के कुछ हिस्सों को कंक्रीट से भरा गया, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी एक पर्यावरणीय खतरा बना हुआ है। झील कराचाई न्यूक्लियर कचरे के गलत प्रबंधन के खतरों की एक गंभीर याद दिलाती है। जबकि रूस में अद्भुत सांस्कृतिक स्थल और प्राकृतिक चमत्कार है, ये झील दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए जिम्मेदार न्यूक्लियर कचरा प्रबंधन के महत्व को उजागर करती है। अब चलिए एक शहर पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो रूस की औद्योगिक शक्ति और इसके अंधेरे पक्ष का प्रतीक है। एक मेट्रो स्टेशन जो एक भव्य बॉलरूम की तरह लगता है। यह है मॉस्को मेट्रो, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो कहा जाता है। 1935 में सोवियत संघ के युग में खोला गया, यह परिवहन नेटवर्क लोगों के महल की श्रृंखला के रूप में डिजाइन किया गया था, जो भव्यता, इतिहास और राष्ट्रीय गर्व को प्रदर्शित करता है। हर स्टेशन एक उत्कृष्ट कृति है। कॉमसोमोल्स्काया पर ऊंचे स्तंभ और सुनहरी मोज़ाइक द्वितीय विश्व युद्ध के नायकों के दृश्यों को दर्शाते हैं। झूमर छत से लटकते हैं, पॉलिश ग्रेनाइट के फर्श को सुनहरे प्रकाश में स्नान करते हैं। मयाकोव्स्काया पर आर्ट डेको भविष्यवादी डिजाइन के साथ मिलती है, जबकि प्लोश्चद रिवोल्यूट्सी अपने खांसी मूर्तियों के साथ इतिहास को जीवंत करती है। और भव्य पैमाने की बात करते हुए, क्या हमने उल्लेख किया कि रूस प्लूटो से बड़ा है? सही है। जब हम इस विशाल देश की विशालता और आश्चर्यजनक इतिहास में गहराई से उतरते हैं तो और भी बहुत कुछ है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, एक विशाल 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 11% कवर करता है। ये 2 महाद्वीपों, यूरोप और एशिया में फैला हुआ है, जो इसे प्लूटो से भी बड़ा बनाता है, जो 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर के ठीक नीचे मापा जाता है। इसके विशाल आकार के बावजूद रूस की जनसंख्या अपेक्षाकृत छोटी है, लगभग 146 मिलियन लोग, जो अमेरिका की जनसंख्या का आधा से भी कम है, जो केवल आधे आकार का देश है। दिलचस्प बात यह है कि रूस का क्षेत्रफल और भी बड़ा हो सकता था अगर उसने 19वीं सदी के अंत में अमेरिका को अलास्का नहीं बेचा होता। उस समय इसे रूसी अमेरिका के रूप में जाना जाता था। अलास्का को केवल $7.2 मिलियन में बेचा गया, एक निर्णय जो अक्सर पीछे मुड़कर देखा जाता है। जबकि कई अमेरिकियों ने प्रारंभ में इस भूमि को एक जमी हुई बंजर भूमि के रूप में देखा, बाद में तेल की खोज ने इसके विशाल मूल्य को प्रकट किया।
ये कल्पना करना दिलचस्प है कि अगर अलास्का रूस का हिस्सा बना रहता तो भू राजनीति कितनी अलग हो सकती थी। हालांकि रूस का आकार प्रभावशाली है, इसका हर हिस्सा स्वच्छ नहीं है। अगला हम एक ऐसे शहर का दौरा करेंगे जो इतना प्रदूषित है कि ये विश्व स्तर पर कुख्यात है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में जीने की कल्पना कर सकते हैं? नोरिल्स्क है। उत्तर साइबेरिया के दूरदराज के हिस्सों में नोरिल्स्क है एक ऐसा शहर जो अपने अत्यधिक पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए कुख्यात है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में जाना जाने वाला नोरिल्स्क अपने डरावने नाम के लिए खनन और धातु गलाने के दशकों के कार्यों का श्रेय देता है। निकल, तांबा और पैलाडियम की निकासी वायुमंडल में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थों को छोड़ती है, जिससे वायु गुणवत्ता और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर गिरावट आती है। निवासियों पर इसका प्रभाव गहरा है। कई लोग श्वसन रोग, कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जो विषैले वातावरण से जुड़े हुए हैं। कठिनाई को बढ़ाते हुए नोरिल्स्क की अलगाव केवल हवाई या नदी द्वारा पहुंच योग्य है। यहां तक कि रूस के भीतर नोरिल्स्क की यात्रा प्रतिबंधित है। आगंतुकों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। और सहन शक्ति की बात करते हुए अगला हम एक सांस्कृतिक घटना में उतरेंगे जो उतनी ही अजीब है जितनी कि यह प्रतीकात्मक है, जो शायद आपको अपने आदतों पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगी। बने रहिए। एडिडास ट्रैकसूट, सूरजमुखी के बीज और प्रतिष्ठित स्लाव स्क्वाड। गोपनीय संस्कृति में आपका स्वागत है, एक अनोखी रूसी उपसंस्कृति जो सोवियत युग की परंपराओं को आधुनिक स्ट्रीट स्टाइल के साथ मिलाती है। 1970 और 1980 के दशक में उभरी गोपनीय संस्कृति सोवियत संघ के करे श्रमिक वर्ग के समुदायों का प्रतिबिंब है, जो साझा संघर्षों और सीमित संसाधनों से आकारित हुई। गोपनीय लुक, ट्रैकसूट, फ्लैट कैप और सूरजमुखी के बीजों का बैग लचीलापन और भाईचारे का प्रतीक बन गया। यहां तक कि बैठने की मुद्रा, जिसे अक्सर स्लाव स्क्वाट कहा जाता है, की व्यावहारिक जड़ें थी। ये ठंडी जमीन पर बिना पूरी तरह बैठने का एक तरीका प्रदान करती थी। ये विशिष्ट पहचान 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद और मजबूत हुई, जो बदलती दुनिया की चुनौतियों के अनुकूल हो गई। गोपनीय से लेकर वैश्विक घटनाओं तक, क्या आप जानते हैं कि एक चीज जो दुनिया को पसंद है वह सोवियत रूस में शुरू हुई? खैर, कम से कम वो एक अच्छे पहेली के रोमांच को पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वीडियो गेम में से एक सोवियत रूस में जन्मा था? टेट्रिस, ये कालातीत खेल जो पीढ़ियों को मोहित करता रहा है, 1964 में अलेक्सी पजिटनोव द्वारा बनाया गया था, जो मॉस्को एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है। पजिटनोव ने टेट्रिस को सोवियत कंप्यूटरों की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया, अपने पसंदीदा खेल टेनिस से प्रेरणा लेते हुए और ग्रीक शब्द टेट्रा से, जिसका अर्थ है चार, खेल के 4 ब्लॉक के टुकड़ों के संकेत के रूप में। पजिटनोव का सरल लेकिन शानदार विचार एक वैश्विक सनसनी में बदल गया। सोवियत कंप्यूटरों पर शुरुआती दिनों से लेकर एक विश्वव्यापी घटना बनने तक टेट्रिस सीमाओं और भाषाओं को पार कर गया। खिलाड़ियों को इसकी लत लगने वाली गेम प्ले और सार्वभौमिक अपील के साथ एकजुट करता है। दशकों बाद यह नवाचार और रचनात्मकता का प्रतीक बना हुआ है, जो इतिहास में सबसे अधिक खेले जाने वाले वीडियो गेम में से एक के रूप में खड़ा है। और जिस तरह टेट्रिस अपने आकार बदलता है, रूस अपने उत्सवों को बदलता है। क्या आप जानते हैं कि वे नए साल का जश्न 2 बार मनाते हैं? इस दिलचस्प परंपरा के बारे में जानने के लिए बने रहिए। पहले जनवरी को वे नए साल का जश्न मनाते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के अधिकांश लोग करते हैं। लेकिन उत्सव वहीं खत्म नहीं होते। 14 जनवरी को वे पुराना नया साल मनाते हैं, जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार है। ये परंपरा 18वीं सदी के पीटर द ग्रेट के सुधार में निहित है। पुराना नया साल पहले जनवरी के भव्य उत्सवों की तुलना में एक अधिक आरामदायक मामला है। परिवार उत्सव के भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं,
कहानियां साझा करते हैं और कभी-कभी छोटे उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। कई रूसी लोगों के लिए यह छुट्टी की भावना को बढ़ाने और मौसम की गर्मी को थोड़ी देर और बनाए रखने का एक आकर्षक तरीका है। कल्पना कीजिए कि प्रियजनों के साथ नए शुरुआत के लिए एक और मौका है। ये एक सांस्कृतिक विशेषता है जो दिल को गर्म करती है। दोहरी उत्सव, दोहरी मस्ती, लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसके लिए रूस प्रसिद्ध है। ऊंचे दृश्य जो आपकी सांसें रोक देंगे। चलिए अब शीर्ष पर चलते हैं। तैयार हो जाए दुनिया के सबसे रोमांचक फुटब्रिजों में से एक पर कदम रखने के लिए। दक्षिणी रूस के सोची में स्थित स्काई ब्रिज 1400 फीट से अधिक गहरी अक्षतीर घाटी के पार फैला हुआ है और लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर है। ये केवल एक पैदल मार्ग नहीं है, ये बादलों में एक यात्रा है जो काकेशस पर्वत और काले सागर के अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। इस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण स्टील और कांच से किया गया है, जो एक अद्वितीय साहसिकता का अनुभव प्रदान करता है। जैसे ही आप चलते हैं, विशाल परिदृश्य नीचे फैला होता है। एक मिश्रण आश्चर्य और उत्तेजना का अनुभव होता है। और जो लोग और भी अधिक रोमांच की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक जिपलाइन है जो पुल के समानांतर चलती है, जो एक रोमांचक अवतरण और सोची के अद्भुत दृश्यों का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। और जैसे ही हम रूस की चरम सीमाओं के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, चलिए देश के सबसे अधिक सेवन किए जाने वाले की भाव भरी कप में देखते हैं। यहाँ एक तथ्य है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। रूस में सबसे अधिक सेवन किया जाने वाला पेय वोडका नहीं है, बल्कि चाय है। प्रति व्यक्ति चाय के सेवन में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रूसियों ने इस गर्म आरामदायक पेय को 17वीं सदी में पहली बार आने के बाद से अपनाया है। तब चाय एक लग्जरी थी जो यूरोप की तुलना में 10 गुना अधिक महंगी थी, क्योंकि इसे मॉस्को से बर्लिन तक लाने में लंबा समय लगता था। आज चाय एक रोजमर्रा की आवश्यकता और रूसी आतिथ्य का प्रतीक है। जब आप दोस्तों के पास जाते हैं तो आपको संभवतः एक गर्म कप चाय के साथ स्वागत किया जाएगा, जो कुकीज के साथ या शहद या जैम के साथ मीठा किया जाता है। काली चाय चीनी के साथ एक पसंदीदा है, लेकिन हरी और बिना मीठी किस्में भी लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। रूस की कठोर जलवायु में चाय की गर्मी के समान कुछ नहीं है जो लोगों को एक साझा आराम के क्षण में एकजुट करती है। इस यात्रा के माध्यम से हमने रूस के एक ऐसे पक्ष का अन्वेषण किया है जो बर्फ और वोडका की उसकी रूढ़ियों से परे है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली झीलों से लेकर स्थायी सांस्कृतिक परंपराओं तक रूस की जटिलता और जीवंतता चमकती है। इस अद्भुत देश से आपका पसंदीदा टेक अवे क्या है? हमें टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।